हेलो क्लास, स्वागत है आप सभी का हमारी इस छोटी सी कक्षा में। दिस साइड योर एजुकेटर नीतू बैरागी एंड इन दिस क्लास वी विल बी डिस्कसिंग assistant professor commerce examination which was conducted by the Himachal Pradesh Public Service Commission in the year 2015, and the first question which was asked in the question paper was GDP is the money value of all the final goods and services produced in a territory of a country in a year's time। तो ये किस प्रकार की जीडीपी होती है? तो ये आपकी डोमेस्टिक जीडीपी होती है। इजी था, इजी था क्वेश्चन। हाँ जी, इजी था। फिर जो आपकी जीडीपी है इसको मेजर करने की कौन कौन सी अप्रोचेस होती हैं वो आपको आनी चाहिए। प्रोडक्शन अप्रोच होती है, हाँ जी होती है। इनकम अप्रोच, हाँ जी। एक्सपेंडिचर अप्रोच, हाँ जी। क्योंकि एक क्वेश्चन पेपर में ये भी आया हुआ था कि इनमें से कौन सी अप्रोच जीडीपी कैलकुलेट करने की अप्रोच नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2, which one of the following cannot be included under the consumer rights? अच्छा, तो जो हमारा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है पोपरा 1986, इसमें आपके कंज्यूमर्स के कुछ 6 राइट्स दिए हुए हैं। उनमें से इनमें से कौन सा उनमें शामिल नहीं है? वैसे ऑप्शंस पढ़ते ही पता चल जाएगा। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन बाय अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, बिल्कुल ये राइट होता है। राइट टू बी हर्ड इन राइट टू हर्ड इफ देयर इज एनी ग्रीवियंस, सुनवाई का अधिकार, हाँ जी होता है। राइट टू गेट द जेन्युइन ग्रीवियंस रिड्रेसल, हाँ जी बिल्कुल। लेकिन राइट टू चूज द वर्स्ट फ्रॉम द वैरायटी ऑफ ऑफर्स, सबसे बुरा चुनने का अधिकार, नहीं जी। राइट टू चूज होता है, राइट टू चूज द वर्स्ट नहीं होता। ठीक है, तो ये नहीं है इसका, और 3 और होते हैं इसमें। इजी था क्वेश्चन पेपर, बहुत आसान है। कुछ क्वेश्चंस हिमाचल जीके के करंट अफेयर्स के इस प्रकार के भी इसमें पूछे गए हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंडिकेटर ऑफ द मार्केट पोटेंशियल ऑन द बेसिस ऑफ डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक्स? अच्छा, तो ये जो डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं इनके सब जो पार्ट्स होते हैं वो आपको पता ही होगा, जैसे एज है, पॉपुलेशन डेंसिटी है, एजुकेशन है, ये सारी चीजें। तो साइज ऑफ पॉपुलेशन हाँ जी होता है, रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ हाँ जी होता है, पॉपुलेशन डेंसिटी हाँ जी होता है। लेकिन डोमिनेंट वैल्यूज जो होती है ये आपका डेमोग्राफिक फैक्टर का जो सब वेरिएबल है वो नहीं है, ये आपका कल्चरल का हो सकता है वैल्यूज वाला। ठीक है, आपका जो प्रेजेंट कंपनीज एक्ट है 1956 का, वैसे ये अब है नहीं, क्वेश्चन पेपर में 2013 आना चाहिए था, क्योंकि अब कंपनीज एक्ट 2013 है और क्वेश्चन पेपर भी 2015 का है, लेकिन एग्जामिनर ने पता नहीं किस वे में ये 1956 कर दिया। तो ठीक है, हम इसका आंसर देख लेते हैं कि 1956 वाला जो आपका कंपनीज एक्ट है वो कब इन्फोर्स हुआ था? ये 1 अप्रैल को इन्फोर्स हुआ था। कौन से साल के? 1956 में ही। अच्छा ठीक है, जो आपका इसके बाद वाला एक्ट है करंटली कौन सा? कंपनीज एक्ट 2013 जो है वो इनेक्टेड है। ये कब इनेक्ट हुआ था? ये 29 अगस्त 2013। कब? 29 अगस्त, याद रखना ये डेट भी पूछी जा सकती है, 29 अगस्त 2013। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 पूछता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्ट्रिक्टिव बिजनेस प्रैक्टिस सेलेक्टेड बाय द कंपटीशन लॉ? अच्छा, कंपटीशन लॉ जो है वो आपको रेस्ट्रिक्टिव जो भी ट्रेड प्रैक्टिसेस होती हैं उनको आइडेंटिफाई करके देता है, और ये कहता है कि उस प्रकार की एक्टिविटीज जो है वो मार्केटर को नहीं करनी है। उनमें से एक कौन सी इनमें है? देखना, प्राइस फिक्सेशन, हाँ जी प्राइस फिक्सेशन है। उसके बाद है रिस्ट्रेन ऑफ आउटपुट, हाँ जी है। मार्केट एलोकेशन, हाँ जी है। तो क्या ये सभी हैं? हाँ जी ये सभी हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मतलब आप कोई भी मार्केटर जो है वो मिलकर, बहुत सारे प्रोड्यूसर्स मिलकर या बहुत सारे लोग जो सेलर हैं वो मिलकर कोई भी ऐसा काम नहीं कर सकते जिससे जो कंपटीशन है उस पर एडवर्स इफेक्ट पड़े। सिक्स्थ क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट? तो मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट क्या कहता है अकाउंटिंग का? ये कहता है कि केवल उन्हीं चीजों को अकाउंट्स में लिखा जाएगा जिनकी जो मेजरमेंट है वो मनी की टर्म्स में की जा सकती है। तो कौन सी ऐसी चीजें होती हैं जिनकी मनी में मेजरमेंट नहीं की जा सकती? रॉ मटेरियल चोरी हुआ है 5,000 रुपए का, इसने खुद ही बता दिया तो ये तो आएगा नहीं। उसके बाद लेबर है, मैनेजमेंट रिलेशन, लेबर मैनेजमेंट के जो रिलेशन हैं, क्या इनकी कोई मनी में मेजरमेंट हो सकती है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकती, तो एक तो ये आएगा। सेल प्रमोशन पॉलिसी, क्या इसकी हो सकती है? नहीं हो सकती, तो ये दोनों ही आएंगे, यानी राइट ऑप्शन जो है आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है विच वन ऑफ दी इक्वेशन इज करेक्ट? ये इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हर बार आती है और 11th क्लास से ही हमें सिखाई जाती है कि जो आपकी टोटल एसेट्स होती है, यानी एसेट साइड ऑफ दी लाइबिलिटी,
एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट जो होता है वो आपका टोटल, जो इस तरफ लिखा करते थे ना हम अपनी टी शेप बैलेंस शीट बनाते थे, तब इधर लाइबिलिटीज और इधर एसेट्स ऐसे लिखा करते थे। तो ये लाइबिलिटीज में यहाँ कुछ लाइबिलिटीज आती थी, फिर उसके बाद यहाँ कैपिटल आया करती थी, यहाँ हमारी एसेट्स आती थी जिनमें यहाँ फिक्स्ड एसेट्स आती थी, फिर यहाँ फिर नॉन फिक्स्ड एसेट्स या फिर करंट एसेट्स आती थी। तो इन दोनों का जो टोटल होता था वो बराबर होता था। तो इक्वेशन में इसे कैसे लिखा जाता है, टोटल एसेट्स इक्वल टू टोटल लाइबिलिटी प्लस ओनर्स इक्विटी, यानी आपकी जो कैपिटल होती है वो। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है इफ दी टोटल एसेट्स ऑफ अ कंपनी जो है, टोटल एसेट्स ऑफ अ कंपनी कितनी है, 1,50,000 एंड ओनर की इक्विटी जो है यानी कैपिटल कितनी है, 70,000। ओके, क्या पूछना है, लाइबिलिटीज बताइए। अभी तो बताया था पिछले क्वेश्चन में कि जो करेक्ट इक्वेशन है वो क्या होती है, इन दोनों का जो जो कैपिटल है और जो लाइबिलिटीज है इन दोनों का जो एडिशन होगा वो किसके बराबर आएगा, वो इसके बराबर आएगा टोटल एसेट्स के। तो इन दोनों का जो डिफरेंस होएगा वही हमारा आंसर आ जाएगा, दैट इज 80,000। इजी क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ जी चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ पार्टनरशिप फर्म की गुडविल। पार्टनरशिप फर्म की गुडविल इनमें से कौन सी टाइप्स की नहीं हो सकती। देखना, इंस्टीट्यूशनल गुडविल होती है क्या, हाँ जी इंस्टीट्यूशन की खुद की गुडविल होती है। पर्सनल गुडविल, हाँ जी इंस्टीट्यूशन में जो जो पर्सन होते हैं उनकी भी गुडविल होती है। इम्प्लाइड गुडविल, हाँ जी होती है। लेकिन गुडविल रिलेटेड टू द कैजुअल इवेंट्स, ऐसी कोई गुडविल हमने तो आज तक सुनी नहीं है, तो इसका सी आंसर ऑप्शन आएगा, सी ऑप्शन इसका सही आंसर आएगा। अब देखना, ए बी एंड सी तीनों की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 4:3:2 है। ओके ठीक है। उसके बाद इन्होंने डी को एडमिट करा है और इनका सेक्रीफाइसिंग रेशियो आप बताइए। तो जो डी का डी की रेशियो क्या है, कुछ नहीं दी हुई ना। अगर कुछ नहीं दिया हुआ होता है तो उस केस में हम मानते हैं कि ये इक्वल इक्वल सेक्रीफाइस करेंगे, तो इनकी जो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ओल्ड पीएसआर होती है, वही फिर इनकी सेक्रीफाइसिंग रेशियो होती है। इसीलिए इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो बी इसका आंसर। अब इसका आंसर ए मत कर देना, मैंने क्या बोला कि ये उसी प्रोपोर्शन में सेक्रीफाइस करेंगे जिस प्रोपोर्शन में ये प्रॉफिट एंड लॉसेस को बांटते हैं। अगर इनकी क्या सेक्रीफाइसिंग रेशियो है या न्यू पार्टनर को ये कितना शेयर देंगे ये स्पेसिफाई नहीं किया गया है, तो ठीक है। हाँ जी ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द कैलकुलेशन ऑफ परचेज कंसिडरेशन। परचेज कंसिडरेशन को जब आप निकालते हैं तो इनमें से क्या कंसीडर नहीं किया जाता। देखना एक बारी, नेट एसेट मेथड हाँ जी होता है, पेमेंट मेथड हाँ जी होता है, लमसम मेथड हाँ जी होता है, तो ये सारे ही होते हैं, तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी आ जाएगा। आगे चलते हैं। 12th क्वेश्चन, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14th जो है वो किससे रिलेटेड है, अमलगमेशन से। 19 किससे रिलेटेड है, लीजिंग से। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वे ऑफ इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। इनमें से इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का कौन सा तरीका नहीं है। देखना एक बारी, बाय ऑल्टरेशन इन शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी, हाँ जी शेयर कैपिटल में ऑल्टरेशन करके हम इंटरनली रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं कंपनी को। बाय रिडक्शन इन द शेयर कैपिटल, हाँ जी कर सकते हैं। बाय एग्रीमेंट विद द कंपनी, के क्रेडिटर्स के साथ एग्रीमेंट करके, हाँ जी कर सकते हैं। लेकिन सेल ऑफ एसेट्स करके आप कंपनी को इंटरनली रिकंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते, दैट इज वाई इसका जो ऑप्शन डी है वो सही आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 14 में कहा है लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी इज इंडिकेटेड बाय। जो आपकी लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी है वो किससे इंडिकेट होगी, तो ये होगी आपकी डेट इक्विटी रेशियो से इंडिकेट, ठीक है। रेशियो एनालिसिस का सिंपल सा क्वेश्चन है। मध्य प्रदेश का क्वेश्चन पेपर हम डिस्कस करा हुआ है, वो आप देख लेना, उसके 2-3 पार्ट्स हैं, 2 बार का पेपर है, एक 2017 का भी है और आपका 2024 का भी है, दोनों क्वेश्चन पेपर हमने किए हुए हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल रिजल्ट इन द फ्लो ऑफ फंड्स। हमने सारे ही स्टेट्स के क्वेश्चन पेपर अपने यूट्यूब चैनल पे फ्री में करवाए हुए हैं आपको, तो आप देख सकते हैं, बिल्कुल आपकी उससे हेल्प होगी। बस बदले में आप मेरे लेसन को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दिया कीजिए, जिससे मेरी भी थोड़ी हेल्प हो जाएगी। विच ऑफ द फॉलोइंग विल रिजल्ट इन द फ्लो ऑफ फंड्स। फंड्स के फ्लो इनमें से कौन से होगा, परचेज ऑफ फर्नीचर, फर्नीचर का परचेज करेंगे तो होगा क्या, हाँ जी होगा, ठीक है। ये ना बाकी ये ऑप्शंस पढ़ना, एक बार अप्रिशिएट करेंगे अगर वैल्यू ऑफ बिल्डिंग तो इससे होगा क्या, नहीं होगा जी, बस बुक्स में आप वैल्यू बढ़ा रहे हैं। डेप्रिशिएट करेंगे तो भी नहीं होगा, राइटिंग ऑफ करेंगे गुडविल को तो भी नहीं होगा, ये सारे नॉन कैश जो एक्टिविटीज हैं वो हैं। कंट्रीब्यूशन क्या होता है, कंट्रीब्यूशन मैंने आपको बताया है बहुत सारे पेपर जब हम कर रहे होते हैं सॉल्व, तब मैंने आपको बताया कि कंट्रीब्यूशन जो है सी इज इक्वल टू सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट होता है। अगर इसे पर यूनिट ले लें, पर यूनिट ले लें, सेल्स पर यूनिट और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, तो ये कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आ जाता है। दूसरा इसको निकालने का तरीका क्या होता है, कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट्स भी इसका एक तरीका होता है, प्लस प्रॉफिट्स भी इसका तरीका होता है। इन केस इनमें से कोई भी डिटेल जो है अगर क्वेश्चन में ना दी गई हो तो हम फिर अल्टरनेट मेथड विच इज दिस
इससे भी निकाल सकते हैं। तो कंट्रीब्यूशन निकालने का सही तरीका इज ऑप्शन बी। ओके। 17th क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रेशियो इज नॉट इंक्लूडेड अंडर द बजटरी कंट्रोल रेशियो। अच्छा जी, बजटरी कंट्रोल की रेशियोज इनमें से कौन सी नहीं है? देखना, एक्टिविटी रेशियो है क्या? हाँ जी। कैपेसिटी रेशियो? हाँ जी। प्रोडक्टिविटी रेशियो? हाँ जी। कैश रेशियो? नहीं है जी। तो कैश रेशियो का सही आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा गया है, डिस्काउंट अलाउड ऑन इशू ऑफ शेयर्स इज एन एग्जांपल ऑफ। अच्छा, शेयर इशू करे हैं, उस पर डिस्काउंट दिया है, तो किससे? डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का। मैंने बताया था, चाहे आप डिस्काउंट दे रहे हैं शेयर के इशू करने पर, चाहे आप एडवर्टीजमेंट का कोई खर्चा कर रहे हैं, ये आपके आते हैं डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर होगा ये कैपिटल नेचर का, लेकिन इसका नाम होगा डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, एक ही बार में बहुत बड़ा खर्चा कर रहे हैं जिसका बेनिफिट आपको आगे आने वाले कई साल तक मिलने वाला है, और हर साल थोड़ा थोड़ा राइट ऑफ करते जाएंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी इन इंडिया। अच्छा, मॉनेटरी पॉलिसी का इनमें से कौन सा ऑब्जेक्टिव नहीं है? मैंने कल वाले पेपर में पूछा था आपसे कि जो मॉनेटरी पॉलिसी है, फर्स्ट मॉनेटरी पॉलिसी इंडिया की, वो कब बनी थी, और जो मॉनेटरी पॉलिसी होती है वो कितने मंथ्स में बनती है, और मॉनेटरी पॉलिसी जो होती है वो कौन इशू करता है। तो इसके इसमें पूछे गए हैं कि इनमें से कौन सा मॉनेटरी पॉलिसी का ऑब्जेक्टिव नहीं है। तो अचीव करना, एसिलेरेट करना इकोनॉमिक ग्रोथ को, हाँ जी बिल्कुल है। अचीव करना प्राइस स्टेबिलिटी को, हाँ जी बिल्कुल है। रेगुलेट करना फॉरेन ट्रेड को, नहीं जी। इसके लिए हमारे पास दूसरा एक्ट है। फॉरेन ट्रेड को रेगुलेट करने के लिए हमारे पास कौन सा एक्ट है, बताना एक बार जरा कमेंट सेक्शन में लिख के बताना मुझे कि फॉरेन ट्रेड जो होती है उसको रेगुलेट करने के लिए हमारे पास कौन सा एक्ट है इंडिया में, और वो कब लागू हुआ था। लिखा करो कमेंट्स में, जब तक लिखोगे नहीं तब तक पेपर करने का कोई फायदा नहीं है। With which of the following is the doctrine of excess capacity in the long run not associated? Doctrine of excess capacity in long run इनमें से किससे एसोसिएटेड नहीं है? देखना, मोनोपोली में हाँ जी होता है, ओलिगोपोली में हाँ जी होता है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में हाँ जी होता है, लेकिन परफेक्ट कंपटीशन में जो आपकी कैपेसिटी होती है वो मोस्टली एक जैसी ही चलती रहती है। इसमें एक्सेस या डेफिशिट कैपेसिटी का कोई सवाल उठता ही नहीं है। तो डी उसका सही ऑप्शन। पॉल एम स्वीजी ने किंग की डिमांड कर्व जो है वो यूज क्यों किया था? ये आप उसने यूज किया था, पॉल एम स्वीजी ने यूज किया था किंग की डिमांड कर्व प्राइस रिजिडिटी को दिखाने के लिए। अब ये प्राइस रिजिडिटी वाला फिनोमिना है, ये कहाँ पाया जाता है? ये ओलिगोपोली मार्केट में पाया जाता है। ये भी क्वेश्चन बहुत बार बना है कि प्राइस रिजिडिटी जो है वो किस प्रकार की मार्केट में पाई जाती है। तो ये पाई जाती है आपकी कौन सी में? ओलिगोपोली में पाई जाती है। और इसको एक्सप्लेन करने के लिए कौन सा कर्व दिया गया था? ये किंग की डिमांड कर्व दिया गया था, और ये किसने दिया था? ये पॉल एम स्वीजी ने दिया था। ठीक है, इतनी बातें याद कर लेना, और इसका ईयर अगर आप देख लें तो कमेंट सेक्शन में लिख देना कि कौन से साल में ये वाला जो कर्व है वो दिया गया था। उसके बाद है डिफरेंस बिटवीन द एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ द सर्विसेज कॉल्ड। देखना, डिफरेंस जो है आपका किस चीज का? सर्विसेज के एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का, वो किस नाम से जाना जाता है? तो ये होता है बैलेंस ऑफ इनविजिबल्स। ठीक है, ठीक है जी। बैलेंस ऑफ ट्रेड तो गुड्स का होता है, और बैलेंस ऑफ इनविजिबल्स होता है सर्विसेज का। एक्सपोर्ट इंपोर्ट का जो बैलेंस होता है उसको बोलते हैं। इन केस ऑफ प्रोडक्ट सब्सटीट्यूट, इंडिफरेंस का क्या होता है? सॉरी, इन केस ऑफ परफेक्ट सब्सटीट्यूट्स। परफेक्ट सब्सटीट्यूट्स क्या होते हैं भाई? परफेक्ट सब्सटीट्यूट्स क्या होते हैं? एक एक चीज की जगह पे दूसरी चीज को एज इट इज यूज किया जा सकता है, उससे सेम सेटिस्फेक्शन मिलेगी, तो उसको आप बोलते हैं परफेक्ट सब्सटीट्यूट। तो इन उनका जो इंडिफरेंस कर्व होगा वो किस प्रकार का होगा? ये होगा लीनियर डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा आपका। ठीक है, तो लीनियर in case of perfect substitutes the indifference curve is linear downward sloping, and it shows that one good can be completely substituted with another good in a fixed proportion keeping utility constant. ओके, हाँ जी ठीक है। वैसे यूटिलिटी कर्व जो होता है आपका, जो इंडिफरेंस का होता है वो इस शेप का होता है, लेकिन एक्सेप्शनल इंडिफरेंसेस कर्व्स भी होते हैं कुछ, जैसे कि आपका ये वाला एक्सेप्शनल है, जैसे कि आपका एल शेप भी होता है। ये एल शेप वाला होता है ना, ये होता है परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री के लिए। परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री के लिए यानी एक दूसरे के बिना किसी काम का नहीं है, कपल बनाते हैं ये। ठीक है, जैसे कि लेफ्ट शूज राइट शूज शू। रिज लाइन जो होती है लोकस ऑफ
ये एक लोकस होता है ऐसे पॉइंट्स का जहां पे आपका मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ द फैक्टर्स ऑफ इनपुट है वो कैसी होती है, तो ये इक्वल टू जीरो होती है। ठीक है, एक ना रिज लाइंस आपने ये देखा हुआ है, ऐसा सा एक कर्व आया करता आपका, ऐसा ना एक रिज लाइंस लोकस ऑफ पॉइंट्स, ऐसा सा एक कर्व आता था। ये ये सॉरी, ये एक दूसरे को टच नहीं करते, इनके इनके लिए इस प्रकार का और इस प्रकार का ऐसा सा एक कर्व बनाया हुआ होता था, आंख सी बनाई हुई होती थी, इसको बोलते हैं आपका लोकस। लोकस, ठीक है, ये रिज लाइंस होती हैं, ये रिज लाइंस होती हैं। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट था इकोनॉमिक्स में, हमारे हाँ मैक्रो इकोनॉमिक्स में। तो हाउ मेनी years will it take for the money to double when the interest is compounded annually at 7%? कह रहे हैं 7% की रेट है और इंटरेस्ट जो है वो कंपाउंड हो रहा है एनुअली। एनुअली तो कितना समय लगेगा आपका जो अमाउंट है उसको डबल होने में। इसको आप दोनों तरीके से कर सकते हैं, चाहे प्रिंसिपल अज्यूम कर लें, चाहे आप ये 72 वाला मेथड या 69 वाला मेथड कोई भी यूज कर लें, उससे भी ये क्वेश्चन निकल जाएगा। तो 72 वाला यूज कर लेते हैं। 72 वाले मेथड का मतलब होता है कि 72 से डिवाइड कर देंगे आप किसे डिवाइड कर देंगे, एनुअल इंटरेस्ट रेट आपकी जो भी है दैट इज 7%। तो आपका जो भी आएगा इसका रिजल्ट वो होगा, इतने सारे साल लगेंगे कि आपकी जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो 10.29 ईयर्स में 10.29 ईयर्स में डबल हो जाएगी। तो ये आपका सही आंसर होगा। द सम ऑफ स्क्वायर डेविएशन इज द लीस्ट व्हेन टेकन फ्रॉम। अच्छा, सम ऑफ स्क्वायर डेविएशन, सम ऑफ स्क्वायर डेविएशन ये किसकी प्रॉपर्टी होती है, ये अरिथमेटिक मीन की प्रॉपर्टी होती है। क्या बोला, क्या बोला, सम ऑफ स्क्वायर्ड डेविएशन व्हेन टेकन फ्रॉम अरिथमेटिक मीन इज द लीस्ट। इसके अलावा एक और लाइन होती है, सम ऑफ द डेविएशंस टेकन फ्रॉम द मीन, सम ऑफ द डेविएशंस टेकन फ्रॉम द मीन लीस्ट किस केस में होंगे, सम ऑफ द डेविएशंस किस केस में होंगे, तो जब आप मीडियन से लेंगे ना, मीडियन से सम ऑफ द डेविएशंस तो वो मिनिमम होगा। क्या बोला मैंने, सम ऑफ द स्क्वायर्ड डेविएशंस अगर देखें तो वो मीन के या अरिथमेटिक मीन के केस में लीस्ट होंगे। इस क्वेश्चन का सही आंसर तो है आपका अरिथमेटिक मीन, क्योंकि अरिथमेटिक मीन जो होता है, मान लीजिए ये वाली आपकी सीरीज है 1 2 3 4 5, इस सीरीज का अगर आप अरिथमेटिक मीन निकालते हैं, निकालें क्या, ये आएगा आपका 15 डिवाइड बाय 5 इट विल बी 3। अगर आप ये 3 को लें, यहाँ अरिथमेटिक मीन इसका 3 आया है, तो इसको अगर हम माइनस करें इस पूरी सीरीज में से, तो डेविएशन अगर यहाँ पे लें तो यहाँ पे -1 -2 एंड यहाँ पे 1 एंड यहाँ पे 2 और ये 0 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा, 0। तो ये अरिथमेटिक मीन की प्रॉपर्टी होती है कि जब आप डेविएशन से लेते हैं एक्चुअल मीन से, तो आपका जो सम आएगा वो 0 आएगा। और अगर इनका स्क्वायर कर दें आप, सम ऑफ द डेविएशंस टेकन फ्रॉम मीन, तो ये आएगा लीस्ट। वेयर एज अगर इसी सीरीज का अपन मीडियन निकालते, अगर इसी सीरीज का अपन मीडियन निकालते, तो उस केस में क्या होता, अगर सीरीज कोई और भी ले लें ना, कोई और सीरीज भी ले लें हम, क्योंकि मीडियन ये तो हमने इजी सीरीज ले ली, कोई और सीरीज भी अगर हम ले लें और उसके अगर मीडियन निकालने के बाद उससे अगर हम डेविएशंस निकालते हैं, तो उसका स्क्वायर करने की जरूरत फिर हमें नहीं है, उसके डेविएशंस वैसे ही लीस्ट आएंगे। मीन से तो 0 ही हो जाते हैं और मीडियन से क्या होते हैं, लीस्ट आते हैं। ठीक है, उसके बाद चलें अगले क्वेश्चन पे। हाँ जी, ज्यादा ही डिस्कस कर दिया मैंने ये क्वेश्चन। 27th क्वेश्चन क्या कहता है, इफ द सैंपल डेटा है जिसमें मीन इज लेस देन मीडियन लेस देन मोड, तो ये डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार का है, तो ये जो इसकी जो टेल है, ये टेल है, ये किस तरफ है, आपके उल्टे हाथ की तरफ है ना, लेफ्ट हैंड की साइड है ना, तो ये स्क्यू टू द लेफ्ट है, ये नेगेटिव डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, नेगेटिवली स्क्यूड भी इसको बोलते हैं। तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है ना, इसका कर्व कुछ ऐसा सा बनेगा, ये वाली पूंछ इसकी ज्यादा लंबी होगी, ऐसा सा डिस्ट्रीब्यूशन ये बनेगा। ठीक है, ऐसे से डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होगा, आपका जो आपका मीडियन है, मीडियन तो बीच में ही आता है हमेशा, और आपका जो मोड है, मोड तो ये यहाँ आएगा जहाँ पे सबसे ज्यादा है फ्रिक्वेंसी, और मीन जो है वो यहाँ पे कहीं आएगा। तो जो मीन होता है वो सबसे छोटा होता है, फिर सॉरी एक्स बार बोलते हैं ना मीन को, हाँ जी, एक्स बार, फिर उससे जो सबसे छोटा होता है, फिर मीडियन आता है आपका, और फिर उससे बड़ा होता है मोड। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, इजी सा कॉन्सेप्ट है, जिस तरफ टेल होगी उसी तरफ का वो होता है इसका।
हिस्टोग्राम इज यूजफुल टू डिटरमाइन ग्राफिकल वैल्यू, ग्राफिकली द वैल्यू। अच्छा, हिस्टोग्राम का यूज क्यों करते हैं? हिस्टोग्राम एंड ओजाइव कर्व, जिसको ओजीव ओजीव कुछ भी बोलते हैं, ओजाइव, तो इनका यूज क्या करते हैं? मोड निकालने के लिए करते हैं। ओजाइव कर्व का यूज मीडियन निकालने के लिए करते हैं। इफ बोथ द रिग्रेशन कोफिशिएंट्स अगर नेगेटिव हैं तो कोरिलेशन कोफिशिएंट का साइन क्या होगा? नेगेटिव होगा। ये प्रॉपर्टीज ऑफ कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का। इजी क्वेश्चन है, एक स्टेट में जो क्वेश्चन पेपर है ना, सेम वैसे ही क्वेश्चन पेपर दूसरे स्टेट में है। विच प्रिंसिपल ऑफ द मैनेजमेंट एम्फेसाइज द रिप्लेसमेंट ऑफ द रूल ऑफ थंब मेथड? तो कौन थे जिन्होंने कहा था कि रूल ऑफ थंब को हटाओ और नए नए मेथड्स लाओ? तो उन्होंने फैक्ट्री को बना के छोड़ दिया था क्या? एक लेबोरेटरी। कौन थे ऐसे महाशय? हमारे टेलर थे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ प्लानिंग? का इनमें से कौन सा एलिमेंट नहीं है? बताइए भाई। प्रोग्राम है क्या? हाँ जी है। पॉलिसी? हाँ जी है। प्रोसीजर? हाँ जी है। इंफॉर्मेशन? जी नहीं। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन इज द फाउंडेशन ऑफ द मैनेजमेंट। किसने कह दी ये बात? ये बात कही थी लेंसबेरी फिस्क ने। लिख लेना एक जगह पे। मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन जो होती है ये क्या होती है? वन जहाँ पे इट इज अ काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वेयर द प्रोजेक्ट इज असाइंड टू अ प्रोजेक्ट मैनेजर। हाँ जी, प्रोजेक्ट मैनेजर को असाइन किया जाता है और उसका एक प्रोजेक्ट हेड होता है और एक आपका हर एक टास्क का फंक्शनल हेड होता है। तो ये मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन होती है। ग्रैकुना's नेम इज लिंक्ड विद द स्पैन ऑफ कंट्रोल। सभी को याद है, बच्चे बच्चे को पता है ये बात, कॉमर्स जिसने पढ़ी है। स्पैन ऑफ कंट्रोल, वो ये कहते थे कि स्पैन ऑफ कंट्रोल नैरो होता है और वाइड होता है। नैरो कब होता है? जब अगर ए पर्सन है, इनके अंडर कौन है? बी एंड सी। ए के अंडर कौन है? बी एंड सी। और फिर बी के अंडर कौन है? डी। एंड सी के अंडर ई। तो ये वाला जो आपका स्पैन ऑफ कंट्रोल है ना, ये वर्टिकल सा है और ये नैरो नैरो सा है। वेर एज अगर ए खुद अकेला वन मैन आर्मी बन के बी सी डी ई एफ सबको अगर सुपरवाइज कर रहा होता, तो उस केस में हम क्या बोलते हैं कि आपका जो स्पैन ऑफ कंट्रोल है ये किस प्रकार का है? वाइड है। वाइड है। तो ये किसने दिया था कॉन्सेप्ट? ये ग्रेकोनास ने दिया था। उन्होंने जो रिलेशंस थे ये निकालने के लिए फॉर्मूला दिया था, वो फॉर्मूला था आपका R इज इक्वल टू, ये डायरेक्ट रिलेशंस निकालने का है। इसमें ना कई और भी फॉर्मूला है, लेकिन मोस्टली पेपर में यही पूछा जाता है, विच इज n मल्टीप्लाइड बाई टू रेज टू पावर n डिवाइड बाई टू प्लस n माइनस वन ब्रैकेट क्लोज। This was the formula for determining how many possible relations could be there अगर वहां पे इतने सारे पर्सन हैं तो। सब डिवीजन ऑफ द मार्केटिंग इज कॉल्ड एज, सब डिवीजन मार्केटिंग की जो है उसको क्या कहते हैं? सेगमेंटेशन कहते हैं। पूरी मार्केट को सब डिवाइड कर देना। द मार्केटिंग कॉन्सेप्ट किसके अराउंड, किसके इर्द गिर्द रिवॉल्व करते हैं? वो कस्टमर के अराउंड भी, कंपटीशन या कॉम्पिटिटर के अराउंड भी, या ऑर्गेनाइजेशन के इंटीग्रेशन के लिए भी वो एफर्ट्स लगाते रहते हैं। प्रमोशन मिक्स जो होता है उसमें क्या क्या इन्वॉल्व होता है? एडवर्टाइजिंग? हाँ जी। पर्सनल सेलिंग? हाँ जी। सेल्स प्रमोशन? हाँ जी। पब्लिसिटी भी होता है, डायरेक्ट मार्केटिंग भी होता है, सब होता है। तो ये कौन से स्टेट का था? ये है आपका यूपीएचएससी। ये भी हम कर चुके हैं अपने चैनल पे, आप देख सकते हैं वो वीडियो। उसके बाद आता है आपका क्वेश्चन नंबर, सॉरी इसको दोबारा ओपन करना पड़ेगा मुझे लगता है। 1 सेकेंड। हाँ, तो हम कहाँ थे? हम पेज नंबर 15 पे। एचपीएससी 2015 कर रहे थे ना हम? हाँ जी, अभी बताते हैं। एचपीएससी 2015 का पेज नंबर 15 तक हम आ गए थे।
क्वेश्चन था विच इज द एलिमेंट ऑफ प्लानिंग। हाँ, ये कर लिए हमने सभी क्वेश्चन। थोड़ा सा स्किप कर लिया करो क्योंकि मेरा लैपटॉप है ना, हैंग हो जाता है, तो पीडीएफ क्लोज हो जाती है अपने आप। तो ग्रैकनाज तक क्वेश्चन कर लिए थे हमने। उसके बाद सब डिविजन ऑफ मार्केटिंग इज नोन एज द सेगमेंटेशन। डन 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 डन। 38, क्वेश्चन नंबर 38 पूछता है, कहता क्वेश्चन नंबर 38 क्या कहता कहता सेल्स फोरकास्टिंग जो है इट इज अ मेथड ऑफ एस्टिमेटिंग। सेल्स फोरकास्टिंग में क्या फोरकास्ट करेंगे, सेल्स ही तो फोरकास्ट करेंगे, तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए। वेरी इजी क्वेश्चन। देन चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 39, रिटेलिंग कॉन्सिस्ट ऑफ दीज एक्टिविटीज। रिटेलिंग में वो वाली एक्टिविटीज होती हैं जिनमें कि हम जो हमारी गुड्स है उसको अल्टीमेट कंज्यूमर्स तक पहुंचाते हैं। तो डायरेक्टली टू दी अल्टीमेट कंज्यूमर। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इज 40, प्रोडक्ट बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन आर डिवाइडेड इनटू यूनिट्स दैट स्पेशलाइज इन मार्केटिंग सर्टेन प्रोडक्ट्स ऑफ टाइप्स। तो ये आपका होता है प्रोडक्ट बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन, तो प्रोडक्ट के बेसिस पे ही आपकी जो सेगमेंट्स हैं उसे बनाती है। फिर उसके बाद आता है आपका द प्रोविजन ऑफ फंड्स इज एसेंशियल फॉर मीटिंग द वेरियस रिक्वायरमेंट्स ऑफ। अच्छा, जो फंड्स है वो तो सभी के लिए चाहिए, मार्केटिंग के लिए भी चाहिए, प्राइसिंग के लिए भी चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी चाहिए, सभी के लिए चाहिए। तो इसका जो सही आंसर है वो डी आना चाहिए। फंड्स, ट्रांसपोर्टेशन, मार्केटिंग, देखो मार्केटिंग के लिए तो चाहिए ही चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी चाहिए ही चाहिए, प्राइसिंग से हमारे पास फंड्स आते हैं, लेकिन उससे पहले भी तो हमें प्रोडक्ट बनाने के लिए फंड्स चाहिए। तो इसका जो आंसर है वो डी आना चाहिए मेरे हिसाब से। ऑफिशियल आंसर में भी इसका ए दिया हुआ होगा, इसीलिए इसमें मैंने ए मार्क किया हुआ होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डिस्काउंट पॉलिसी, इनमें से कौन सी डिस्काउंट पॉलिसी नहीं है। कैश डिस्काउंट पॉलिसी, ट्रेड डिस्काउंट पॉलिसी, क्वांटिटी डिस्काउंट पॉलिसी, तो ये सही सभी डिस्काउंट पॉलिसीज हैं। तो डी ऑप्शन इसका सही आंसर आएगा, नन ऑफ दी अबव आएगा आई थिंक, डी ऑप्शन। तो कैश डिस्काउंट होता है, ट्रेड डिस्काउंट होता है, और जो क्वांटिटी डिस्काउंट होता है वो तीनों ही आपकी डिस्काउंट पॉलिसी होती हैं। तो इसका डी ऑप्शन आएगा। विच इज नॉट इंक्लूडेड अंडर द टाइप ऑफ लिवरेज। लिवरेज में इनमें से कौन सा इंक्लूड नहीं है। देखना, फाइनेंशियल लिवरेज होता है क्या, हाँ जी होता है। ऑपरेटिंग होता है क्या, हाँ जी होता है। फिर एक और क्या आता है, इन दोनों को कंबाइन करके कंबाइंड लिवरेज आता है, कंबाइंड लिवरेज आता है। तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव लिवरेज सुना है क्या, नहीं सुना, तो यही इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 44 में पूछा गया है, प्रॉफिट फ्लक्चुएशन अकरिंग ड्यू टू हाई फिक्स्ड कॉस्ट्स आर रेफर्ड टू एज। फाइनेंशियल लिवरेज नहीं, इसको ऑपरेटिंग लिवरेज कहेंगे। ऑपरेटिंग लिवरेज जो होती है या ऑपरेटिंग रिस्क रिस्क जो होता है, हाँ ऑपरेटिंग रिस्क सॉरी, तो इसको आप ऑपरेटिंग रिस्क कहेंगे। आई थिंक इसका भी आंसर गलत है, इसका भी आंसर गलत है, एक बार चेक करना, इसका आंसर आना चाहिए ए। क्योंकि हाई फिक्स कॉस्ट जहां होगी ना वहां पे ऑपरेटिंग लिवरेज हाई होती है, वहां पे ऑपरेटिंग लिवरेज होती है, तो इसका सही आंसर ए होना चाहिए। एक बार चेक करना। और जहाँ पे हाई फिक्स कॉस्ट होती है किसकी, आपके जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनकी, तो वहां पे आता है आपका हाई फाइनेंशियल लिवरेज। और जहाँ पे आपके ऑपरेटिंग जो एक्सपेंडिचर्स अगर हाई होते हैं तो वहां आता है ऑपरेटिंग लिवरेज। ठीक है। उसके बाद है इकोनॉमिक लाइफ एक प्लांट की 8 साल की है और इसकी कॉस्ट जो है वो 5 लाख की है। एनुअल इसकी सेविंग्स जो है वो है 1 लाख की, और उसका जो पे बैक पीरियड है वो कितना होगा। इजी क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखना एक बार, यहाँ देखो, एनुअल सेविंग्स इसकी कितनी है, एनुअल सेविंग्स इकोनॉमिक लाइफ, इसको 8 लाख रुपीज, एंड पे बैक पीरियड जो होता है कैश इनफ्लो माइनस इनिशियल कैश आउटफ्लो दैट इज 3 लाख। तो इसका सही आंसर जो होगा आपका होगा 2 लाख रुपीज। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन 46 में आता है, द प्रोपोर्शन ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल टू द टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म इज नोन एज गियरिंग रेशियो। कौन सा, कैपिटल गियरिंग रेशियो के नाम से इसको जानते हैं, प्रोपोर्शन ऑफ द इक्विटी शेयर कैपिटल टू द टोटल कैपिटल, तो इसको बोलते हैं कैपिटल गियरिंग रेशियो। ठीक है, हाँ जी ठीक है। उसके बाद करंट एसेट्स आपकी 60,000 है, करंट लाइबिलिटीज आपकी 40,000 है, तो आपकी वर्किंग कैपिटल, इन दोनों का डिफरेंस आता है, वर्किंग कैपिटल कितना आएगा 20,000। ये क्वेश्चन था। उसके बाद एक्सटर्नल शॉर्ट टर्म कंसिस्ट ऑफ, एक्सटर्नल
शॉर्ट टर्म लोन्स आएगा शायद, तो यहाँ बैंक क्रेडिट आएगा, एक्सटर्नल शॉर्ट टर्म लोन्स, क्रेडिट क्रेडिट पेपर्स भी आएगा और ट्रेड क्रेडिट भी आएगा, तो ये सभी इसका सही आंसर है। एक्सटर्नल शॉर्ट टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस आएगा यहाँ, एक्सटर्नल शॉर्ट टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, सोर्स कौन कौन से होते हैं, सारे ही होते हैं। The rate of dividend of preference share is decided at the time of the issue of the preference share. Okay. Question number 50. जब एक company has surplus reserves but does not have adequate liquidity, then the company capitalizes its reserves and distribute करेगी इसके reserves को as bonus shares. कहता है कि हमारे पास है ना surplus तो है, reserves पड़े हैं, लेकिन पैसा नहीं है बांटने के लिए, तो उस केस में जो कंपनी होगी वो मुझे बता दो आप, हाफ सेंचुरी हो गई है क्वेश्चंस की और इतने लेजी बन के बैठे हो, मुझे ये बताओ कि अगर जो सरप्लस है कंपनी के पास उसको वो पैसे में नहीं देना चाहती, कैश में नहीं देना चाहती, तो कंपनी क्या करेगी, कंपनी बोनस शेयर्स इशू कर देगी, कहेगी जब पैसे होंगे तब दे देंगे, अभी एक बार के लिए शेयर्स ले लो। कॉम्पनसेशन मैनेजमेंट जो है ये इसमें क्या क्या आता है, तो इसमें आपका जॉब इवैल्यूएशन, वेजेस एंड सैलरी एडमिनिस्ट्रेशन, फ्रिंज बेनिफिट सब आता है। ऑन द जॉब ट्रेनिंग कैन बी प्रोवाइडेड थ्रू ऑन द जॉब ट्रेनिंग, डिस्टेंस एजुकेशन से, मोबाइल टीचर से, या फिर नॉन फॉर्मल एजुकेशन, सभी तरीकों से आप प्रोवाइड करवा सकते हैं। इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर्स एक्ट वाज इनेक्टेड, इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट वाज इनेक्टेड इन द ईयर 1946 and it came into force on 23rd April 1946. वहाँ इंडस्ट्रियल रिलेशंस पूछा जाता है। The career planning and career development process is also part of the comprehensive organization development. तो ये होता है आपका प्रोसेस। उसके बाद आता है आपका क्वेश्चन 55। द कॉन्सेप्ट ऑफ वेजेस इज क्या है, मिनिमम वेज, फेयर वेज, लिविंग वेज, हाँ जी तीनों ही होती हैं, तो ये पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट में इनकी डेफिनेशन दी हुई है। ओके, तो ये वो वाले क्वेश्चंस हैं जो हम करवा चुके हैं, यूकेपीएससी डन। असिस्टेंट प्रोफेसर आपका हुआ था आंध्र प्रदेश में 2012 में, वो भी कर लिया है हमने। और जो ये आपका गुजरात का असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम 2021 वाला, आपका कर्नाटका का 2016 वाला, देन कम्स योर उत्तराखंड का असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर 2017, इतने जो अवेलेबल थे वो तो देखो सब करवा दिए। एचपीपीएससी का आज नहीं तो कल आपको चैनल पे मिल जाएंगे, 2023 एचपीपीएससी के तीनों, 15 का, 18 का, 23 तीनों साल के क्वेश्चन पेपर कर चुके हैं हम। यूपीएचएससी का 2021 कर लिया। वेस्ट बंगाल का, हाँ जी, भारत भर में जितने क्वेश्चन पेपर मुझे मिले मैंने सारे करवाने की कोशिश आपको करी है। आप केवल इतना करना कि मेरे लेसन्स को शेयर, प्लीज 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 शेयर कर देना इस, और लाइक कर देना लेसन्स को, क्योंकि यूट्यूब का ना एल्गोरिदम कुछ अजीब सा है, वो आलतू फालतू की चीजों को तो वायरल कर देते हैं, लेकिन जो काम की चीज होती है जिससे असल में किसी का कोई बेनिफिट हो सकता है वो नहीं करती, अनलेस उसको कोई लाइक करे। तो लाइक ऑडियंस ही कर सकती है, तो इसीलिए मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज इनको थोड़ा लाइक कर दिया करें ताकि किसी और का भी भला हो जाए। When was the Banking Company Act introduced? 1949 में आपका जो बैंकिंग कंपनीज एक्ट है वो लाया था। बैंक डिपॉजिट आर ऑफ टू टाइप्स, कौन कौन से टाइप्स होते हैं, एनडीटीएल बोलते हैं ना, एनडीटीएल, नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटी, तो ये डिमांड लाइबिलिटीज होती हैं और टाइम लाइबिलिटीज, डिमांड डिपॉजिट एंड टाइम डिपॉजिट्स बैंक में होते हैं। उसके बाद आता है 8th शेड्यूल जो है वो बैंकिंग एक्ट का, उसमें क्या क्या आता है, उसमें गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, डिबेंचर्स, शेयर सब आते हैं। उसके बाद आता है आपका क्वेश्चन नंबर 59। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मैनेज करता है पब्लिक डेट को एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इशू ऑफ न्यू लोन एंड ट्रेजरी बिल ऑफ ऑफ दी, तो आपका क्वेश्चन नंबर 59 क्या पूछता है कि आपका जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है ये मैनेज करता है पब्लिक डेट को और ये रिस्पॉन्सिबल भी है नए लोन्स को और ट्रेजरी बिल्स को इशू करने के लिए। तो ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऐसे काम किसके लिए करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए करता है। किसका बैंक है ये, सेंट्रल गवर्नमेंट का बैंक है। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया आईडीबीआई स्टैब्लिश कब हुआ था, 1964 को स्टैब्लिश हुआ था, और मुझे अब तक याद है एसडीआर जो है वो कौन इशू करता है, आईएमएफ इशू करता है, आपका मेरा सबका फेवरेट इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। एक्सचेंजर्स हु ऑपरेट
हु ऑपरेटेड इंटरनेशनली एंगेज्ड इन। अच्छा, जो वो वाले एक्सचेंजर्स जो कि इंटरनेशनली ऑपरेट करते हैं, वो कौन-कौन से होते हैं? बिल ब्रोकर्स, रेजिंग फॉरेन एक्सचेंज एंड प्रोविजंस फॉर लॉन्ग टर्म कैपिटल पब्लिक बोरोइंग्स। ये सारे ही काम करने के लिए ये वाले एक्सचेंजर्स जो हैं वो काम करते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 63, एडवांसिंग लोन, उसमें क्या-क्या आता है? ओवरड्राफ्ट, कैश क्रेडिट भी आता है, डिस्काउंट करना, ट्रेड बिल्स को सभी आता है। उसके बाद है नाबार्ड, कब सेटअप हुआ था? नाबार्ड कब सेटअप हुआ था? ये आपका सेटअप हुआ था, कब सेटअप हुआ था? नाबार्ड कब सेटअप हुआ था? 1982, हाँ जी, 12 जुलाई, हाँ जी। तो इसके अलग सेपरेट कोई एक्ट बना था? हाँ जी, बना था। तो वो एक्ट पूछा गया है कि ये इनमें से कौन से एक्ट थे? द एक्ट वाज पास्ड बाय द पार्लियामेंट, सेपरेट एक्ट वाज पास्ड बाय द पार्लियामेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टर्म ऑफ द करंट अकाउंट, की इनमें से टर्म कौन सी नहीं है? देखना, ट्रेड बैलेंस है जी, प्राइवेट ट्रांसफर है जी, इन्वेस्टमेंट इनकम है जी, लेकिन अमोर्टाइजेशन नहीं है। वर्ल्ड बैंक प्रोवाइड क्या करवाता है कंट्रीज को? लोन्स। क्यों क्यों? ताकि वो रिहैबी जो री वो वैसे तो वर्ल्ड बैंक को बनाने का पर्पज ये था कि रिहैब करना कंट्रीज को पोस्ट वर्ल्ड वॉर सेकेंड। तो ये कहाँ कहाँ से लोन्स प्रोवाइड करवाता है, क्वेश्चन में ये पूछा गया था। तो प्रश्न में विकल्प आपको दिए गए हैं, अपने फंड से हाँ जी, उधार लिए हुए फंड से हाँ जी, गारंटी से हाँ जी। तो ये चारों ही तीनों ही तरीके हो सकते हैं जिनसे वर्ल्ड बैंक जो है वो लोन प्रोवाइड करवाता है अपनी मेंबर कंट्रीज को। गैट जो है वो कब आया था इनफोर्स? तो गैट आया था आपका 1947 में, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड प्राइवेट। और ये 1948, 1 जनवरी 1948 तक चला और फिर 1 जनवरी 1955 तक ये खत्म हो गया। फिर उसके बाद है डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इज वन दैट गिव्स द इन्वेस्टर्स अ कंट्रोलिंग इंटरेस्ट इन दी कंपनी। मैंने बता तो दिया कितनी बार आपको कि जो एफडीआई होती है ना, ये कंट्रोलिंग इंटरेस्ट देती है, और जो एफपीआई होती है ना, ये कंट्रोलिंग इंटरेस्ट नहीं देती है। तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फॉरेन कंपनीज को कंट्रोलिंग इंटरेस्ट देती है। द राइट एंड लाइबिलिटीज ऑफ द मेंबर्स ऑफ जॉइंट हिंदू बिजनेस, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस आर गवर्नड बाय। जो आपके राइट्स एंड लाइबिलिटीज हैं एचयूएफ्s के, वो कैसे गवर्न किए जाते हैं? पार्टनरशिप एक्ट से हाँ जी, लॉ, जो हिंदू लॉ एंड कस्टम्स है हाँ जी, तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है हाँ जी। उसके बाद चलते हैं आगे। कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट रिप्रेजेंट करती है वेरियस आइटम्स को एज अ परसेंटेज ऑफ। परसेंटेज कॉमन साइज में किसको बेस लिया जाता है? उसके बेस पे सारी जो सेल्स होती है ना, उसको बेस लिया जाता है और उसके परसेंटेज के तौर पे सब चीजों को दिखाया जाता है, एक्सपेंडिचर्स को, सारे एक्सपेंडिचर्स को। उसको बोलते हैं कॉमन साइज स्टेटमेंट। Ratio of net profit after tax and preference share dividend to the number of equity shares is known as। अच्छा, हमने ना जो हमारे पास प्रॉफिट्स थे ना, जो हमारे पास प्रॉफिट्स थे ना थोड़े से, उस प्रॉफिट्स में से हमने टैक्स भी पे कर दिया और हमने फिर प्रेफरेंस शेयर्स पे डिविडेंड भी पे कर दिया। तो अब जो पैसा बचा वो किसके लिए बचा? वो इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए बचा है। टोटल मिलाकर 100 रुपए बचे हैं, 1000 रुपए लिखे गए क्या? चलो 1000 रुपए बचे थे, 10 शेयर होल्डर्स थे, तो ये अर्निंग पर शेयर नहीं हो गया? ये पर शेयर होल्डर को, यानी मान लो 10 शेयर थे, तो ये पर शेयर अगर हम मान लें 100 रुपीज मिले तो ये ईपीएस नहीं हो गया? हाँ जी, तो ये अर्निंग पर शेयर इसका सही है। रिसेंटली इम्पोज किया गया मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स। अच्छा, ये रिसेंट था क्या? तब 2015 में ये रिसेंट ही था, क्योंकि 2013 में इसके प्रोविजन आए थे कंपनीज एक्ट 2013 में, तो ये कंपनीज पे अप्लाई किया गया था। ये क्वेश्चन सेम मध्य प्रदेश में भी पूछा गया था। इनकम इनकम लेफ्ट ओवर आफ्टर एन इंडिविजुअल पे करता है टैक्सेस को और परचेज करता है बेसिक नेसेसिटी, फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर। इसको क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं? डिस्क्रिशनरी इनकम बोलते हैं। कौन सी इनकम है ये? इसको जहां मन करेगा वहां खर्च कर सकता है। जो टोटल इनकम थी उसमें से इसने अपने जरूरत के अपने हिसाब का सामान ले लिया, उसने फूड ले लिया, शेल्टर ले लिया, क्लोथिंग ले ली, सारी चीजें। अब जो पैसे बचे हैं उसको जहां जी करेगा वहां खर्च कर लेगा, तो इसको बोलते हैं डिस्क्रिशनरी इनकम। नाम देख लेना, यहाँ ऑप्शंस में और भी दिए हुए हैं, एक देखना मैं बताती हूँ। आपकी टैक्सेबल इनकम दी हुई है, डिस्पोजेबल इनकम दी हुई है, पढ़ना बैठ के। डिस्पोजेबल इनकम कौन सी होती है, टैक्सेबल इनकम कौन सी होती है, सबसे ज्यादा इनकम कौन सी होती है, फिर कम कौन सी हो जाती है और क्यों कम हो जाती है। ठीक है, ऐसे करने हैं क्वेश्चन पेपर, अच्छे से क्वेश्चन पेपर जी लगा के फिर करने हैं। उसके बाद चलें आगे, आगे चलें, हाँ जी, ज्यादा आगे नहीं, थोड़ा सा पीछे था। कहाँ तक के थे क्वेश्चन? यहाँ तक के थे। क्वेश्चन नंबर 70, एक बार मुझे लगता है इसको क्लोज कर दूं और ओपन कर लूं दोबारा, ताकि बीच में फिर ना रुके। 73 तक हम पढ़ चुके हैं, 73 तक हम पढ़ चुके हैं।
बहुत इरिटेटिंग है ये सॉफ्टवेयर। देन कम्स क्वेश्चन नंबर 74। तो ठीक है। 74 विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट होल्ड अ स्टैट्यूटरी मीटिंग, इनमें से कौन ऐसा है इंसान जिसको स्टैट्यूटरी मीटिंग बुलानी ही बुलानी पड़ेगी? तो आपका पब्लिक लिमिटेड कंपनी को स्टैट्यूटरी मीटिंग जो है वो बुलानी पड़ेगी, बाकी किसी को स्टैट्यूटरी मीटिंग बुलाने की जरूरत नहीं होती। तो द मिनिमम सब्सक्रिप्शन स्पेसिफाइड इन द प्रोस्पेक्टस मस्ट बी रिसीव्ड विद इन, कितने दिनों में प्राप्त हो जानी चाहिए? 90 दिनों में। ठीक है। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग, नहीं होती तो कौन करता है ये काम? बैंकर्स करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, इनमें से कौन सा करेक्ट नहीं है? माइनर इज लायबल फॉर द नेसेसिटी सप्लाइड टू हिम, हाँ जी है। माइनर इज द पर्सन जिसने 18 साल कंप्लीट नहीं किए हैं, बिल्कुल सही बात है। माइनर बेनिफिशियरी हो सकता है, हाँ जी हो सकता है। माइनर कैन ऑलवेज प्लीड माइनॉरिटी, नो नो। माइनर कैन नॉट ऑलवेज प्लीड माइनॉरिटी, ऑलवेज तो गलत बात है ना। अगर नेसेसिटीज उसको सप्लाई करी है तो उसके लिए लाइबल है, पे करेगा। वो नहीं तो उसका गार्जियन करेगा, उसकी एसेट्स करेंगे। द प्रॉपर्टी इन द गुड्स मीन्स, प्रॉपर्टी जो होती है गुड्स में, उसका क्या मतलब होता है? पोजेशन ऑफ गुड्स, कस्टडी ऑफ द गुड्स, ये है ना एग्जैक्ट। मैंने ये क्वेश्चन सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट मेरे ही यूट्यूब चैनल पे मैंने कराया हुआ है, वो आप देख लेना एज इट इज। ये वर्ड्स मैंने उसमें बताए हैं, ये क्वेश्चन मैंने बताया है सेम टू सेम। मैं ये क्वेश्चन पेपर बाद में डिस्कस कर रही हूँ, और तब तक मैंने ये क्वेश्चन पेपर देखा भी नहीं था, लेकिन मैंने वो इतने अच्छे से करवाया है कि उसमें से कोई भी क्वेश्चन आता है, कोई भी क्वेश्चन आता है, आई गारंटी आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा, 100%। उससे बाहर क्वेश्चन आएगा ही नहीं, क्योंकि मैंने करवा ही इतना डिटेल में रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 78, when after the formation of a valid contract an event happens which makes the performance of the contract impossible, तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं contract has become void, क्यों? Because of the doctrine of supervening impossibility। ओके। उसके बाद है goods must be the same as wanted by the seller, this is कंडीशन एज टू डिस्क्रिप्शन, ये भी मैंने करवाया है। कंडीशन एज टू डिस्क्रिप्शन, कंडीशन एज टू होलसमनेस, कंडीशन एज टू मर्केंटेबिलिटी, ये क्या है, क्या कंडीशंस क्या होती हैं, वारंटी क्या होती है, सारी चीजें कराई हैं। सोगा देख लेना आप इसमें, सोगा 1930, सोगा 1930 यूट्यूब पे, कॉमर्स मंत्रा कॉमर्स क्लासेस पे आप सभी देखिए ताकि आपको ज्ञान मिले। ठीक है। where the consent of both the parties is given by the sorry the consent of both the parties given by the mistake, तो ये कॉन्ट्रैक्ट किस प्रकार का हो जाएगा? ये void हो जाएगा, क्योंकि ये एक्सप्लेनेशन यहाँ गलत लिखी हुई थी ना, ये यहाँ लिखी हुई थी ना कॉपी पेस्ट, हाँ ये गलत थी, ये यहाँ आएगा। तो ये म्यूचुअली मिस्टेकन, अगर कोई भी आपने कंसेंट दे दिया तो वो void हो जाएगा एग्रीमेंट। उसके बाद यहाँ से शुरू होते हैं आपके क्वेश्चन, HPG के सबकी फेवरेट। इन विच डिस्ट्रिक्ट, हिमाचल प्रदेश का जो कौन सी ये गढ़सारू लेक, ये है, ये कौन से में है? आपके चंबा में है। गढ़सारू लेक आपकी कहाँ पे है? चंबा में है। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रिज इज ऑन दी स्वान स्ट्रीम, स्वान स्ट्रीम पे इनमें से कौन सा ब्रिज है? तो ये है आपका जलेरा। उसके बाद आता है आपका क्वेश्चन 83, हु sorry, how much money has been recommended by the fourth Himachal Pradesh Finance Commission for the पंचायती राज इंस्टीट्यूशन? अच्छा ये ना हिमाचल प्रदेश में ये मनी मनी वाले और रिसेंट के ही जो क्वेश्चन होते हैं करंट अफेयर्स के, ये क्वेश्चन काफी पूछे जाते हैं। जैसे कि इन्होंने 2024 में जो 2023 में जो पेपर लिया था ना, इसमें उन्होंने पूछा था, कहते थे, कहते कौन सा जो राज्य है पूरे भारत में वो प्लास्टिक फ्री बना है, पहला राज्य ऐसा है तो वो हिमाचल प्रदेश था। हिमाचल प्रदेश की पर कैपिटा इनकम कितनी है? और हिमाचल प्रदेश में रिसेंटली कौन सा जिला किस वजह से जो है वो न्यूज में था? तो ये 3 क्वेश्चंस 4 क्वेश्चंस हर पेपर में ये करंट अफेयर्स से पूछते हैं। उसके बाद ये इसका जो सही आंसर उस समय के हिसाब ये था, इसको रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, ये रेफरेंस के लिए है कि इस प्रकार का क्वेश्चन अगर अब आए तो करंट अफेयर्स आप कर लेना, 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन आते ही है उसमें। आपका कौन से रूलर ऑफ विच हिल स्टेट was a Brahman by birth but become a Rajput after becoming राजा? अच्छा कौन से ऐसे राजा थे जो पहले जन्म से तो वो ब्राह्मण थे, लेकिन वो राजा बनने के बाद जो बन गए थे, क्या बन गए थे? राजपूत बन गए थे। तो ये कुटलेहर थे आपके राजा। ठीक है। कुटलेहर हिल्स, कुटलेहर स्टेट्स, कुटलेहर हिल्स के जो राजा थे वो थे। अब इसकी प्रोनाउंसिएशन आपके पहाड़ी एरिया में क्या होती है वो आप देख लेना,
तो मैं तो हरियाणा से हूँ भाई, इसीलिए मुझे, क्योंकि मैंने पढ़ी है हरियाणा जीके, इसलिए मुझे ये, सॉरी हिमाचल जीके, इसलिए मुझे थोड़े बहुत ये क्वेश्चंस आते हैं। Who led the uprising against the Raja of Mandi in 1909, during which Wazir and other officials were captured and jailed? कहता है कि किसने वो वाले जो मूवमेंट हुई थी मंडी के राजा के खिलाफ 1990 में, जिनमें वजीर और दूसरे ऑफिशियल्स जो थे उन्हें पकड़ लिया गया और जेल में डाल दिया गया था। तो ये कौन से थे बताओ? आपके राजा शोभाराम थे। उसके बाद आता है डेविल डांस जो है वो कहाँ किया जाता है? लाहौल स्पीति और किन्नौर में किया जाता है। To which village of the Hamirpur district did Jamadhar Lala, who won Victoria Cross during the First World War 1914 to 18? तो ये कौन से डिस्ट्रिक्ट से थे जो ये आपके जमादार लाला थे? ये थे हमारे डेरा पानिल। उसके बाद आता है वाई वॉज नेरी स्कूल ऑफ मंडी। अच्छा, ये ना उस समय मंडी डिस्ट्रिक्ट का नेरी स्कूल था। नेरी स्कूल वालों ने ना जो मिड डे मील मिलती है ना बच्चों को, उसमें उन्होंने अलग अलग कास्ट के बच्चों को अलग अलग जगह पे बिठाया हुआ था, तो इसीलिए ये स्कूल उस समय थोड़ा ज्यादा न्यूज में था और ये क्वेश्चन बन गया असिस्टेंट प्रोफेसर के पेपर के लिए। कौन सी गॉडेस जो है, कौन सी माता रानी, जय माता दी, कौन सी माता रानी जो है उन्हें लाटा वाली भी बोला जाता है? तो ये आती है आपकी ज्वालामुखी। उसके बाद विच टेम्पल इज फाउंड इन द, जो आपका बखारी विलेज इन करसोग, करसोग के बखारी विलेज में कौन सा आपका जो टेम्पल है वो आता है? तो ये हरांग जो हरंग नारायण मंदिर जो है वो वहां पे आता है। एंड हु, ये तो स्टैटिक है क्वेश्चंस सारे। हु इज द ऑथर ऑफ वन लाइफ इज नॉट इनफ? तो ये आपके नटवर सिंह की बुक है कि केवल एक जीवन ही काफी नहीं है। तो नटवर सिंह जी ने लिखी थी ये बुक। एंड विद विच गेम रोजर फेडरर, अच्छा हमें सबको पता है रोजर फेडरर कौन से संबंधित है? ये आपके टेनिस से संबंधित है। तो डी ऑप्शन इसको सही आंसर हो जाएगा। रिसेंटली जो आपका जो आपका recent held referendum in the Scotland, approximately what percentage of the votes were for the union with England? इंग्लैंड के साथ जो आपकी स्कॉटलैंड की यूनियन है उसके कितने परसेंटेज वोट थे? ये उस समय का करंट अफेयर का क्वेश्चन है। 55%। विच कंट्रीज आर पार्ट ऑफ BCIM? तो ये कौन कौन सी कंट्रीज आएंगी भाई? बांग्लादेश, चाइना, इंडिया एंड म्यांमार। सी ऑप्शन। Which country led the march past at the opening ceremony of 2014 Asian Games? ये अगेन करंट अफेयर्स का है। तो ये था आपका कोरिया पास। तो उसके बाद है इन विच कंट्री जो हेडक्वार्टर्स है इंटरपोल का, ये कहाँ है? फ्रांस में है, सबको पता है। उसके बाद है विच इज द लाइटेस्ट गैस? वो हाइड्रोजन के इंद्रधनुष वाले गुब्बारे जो आसमान में उड़ते दिखते हैं। तो बताइए जापान की करेंसी कौन सी है? येन है। उत्तराखंड का भी क्वेश्चन पेपर हमने कर लिया हुआ है 2017 का। MPPSC के भी दोनों क्वेश्चन पेपर हमने कर लिए हुए हैं, 2024 का, 2017 का। एंड विच इज द लॉन्गेस्ट डे इन द सदर्न हेमिस्फेयर? सदर्न हेमिस्फेयर में सबसे लंबा दिन कौन सा होता है? December 23rd। देन कम्स दी 100th क्वेश्चन। समाप्त होगा पेपर आपका, यहीं पे समापन होगा। और ये मैं उम्मीद करती हूँ कि आपके लिए ये पूरा अध्ययन बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा। आपके आने वाले जो असिस्टेंट प्रोफेसर के पेपर हैं, कोई भी पेपर है जिसके लिए आप ये क्वेश्चन पेपर देख रहे हैं, उसमें जरूर आपको इस क्वेश्चन पेपर के एनालिसिस से कोई हेल्प मिलेगी। तो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज जो भी है ना, नॉर्वे, फिनलैंड एंड स्वीडन, मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो UNDP के द्वारा रिलीज की जाती है HDI रिपोर्ट, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स या फिर ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, उसमें ये तीनों ही कंट्रीज, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज कौन सी? नॉर्वे, फिनलैंड एंड स्वीडन, इनमें से कोई एक आती है। तो इसमें ना तो नॉर्वे है, ना फिनलैंड है, नहीं नहीं, ना तो फिनलैंड है, ना ही स्वीडन है। ऑप्शंस में केवल नॉर्वे दिख रहा है। जो किसी को ना भी ये क्वेश्चन उस समय पढ़ा हुआ होता ना, तो भी ये क्वेश्चन आराम से वो मार्क कर सकते थे। तो आप सभी का हार्दिक धन्यवाद, दिल से धन्यवाद यहाँ तक बने रहने के लिए। आपकी सफलता के लिए शुभकामनाएं। जितनी हो सकेगी हेल्प मैं आपकी करूंगी, बाकी एफर्ट्स आपने लगाने हैं। भगवान आपकी हर एक जो भी इच्छाएं हैं करियर को लेकर वो पूरी करे। और मेहनत करते रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिए, और कोई भी डाउट्स हो पूछते रहिएगा। मुझे अच्छा लगता है अगर आप अच्छा अच्छा फीडबैक, और जैसा भी फीडबैक हो अगर आप लिखें तो मुझे उससे थोड़ा मोटिवेशन मिलता है आगे भी आप लोग के लिए काम करने के लिए। तो थैंक यू सो मच। दिस इज नीतू बैरागी signing off. See you in the next video. Until then, take care. Bye bye.